Good afternoon, everyone. As I promised, I shall upload the recording of modification of lease. So I have started the work. लीज अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम लोग. लीज अकाउंटिंग में हमने इनिशियल रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन देख लिया था. उसके बाद हमने कुछ रीमेजरमेंट के सवाल भी किए थे. तो आज जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि जो अपना लेसी का अकाउंटिंग है उस लेसी के अकाउंटिंग को बिल्कुल समाप्त करना है. कुछ लंबा खींच गया ये, बट कोई नहीं, लंबा है और इसको आराम से यदि आप समझते हो तो फिर लास्ट में आप लेसर की अकाउंटिंग बिल्कुल सेम है. सेल एंड लीज बैक कर ही लिया है मैंने, तो आई थिंक यदि हम आज इसको कर लेते हैं और लेसर अकाउंटिंग जो इजी है जो सम करेंगे तो इंडिया 116 बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा. मोडिफिकेशन ऑफ लीज, इसमें से कुछ पार्ट आपने कर भी लिए हैं, लेकिन तब भी ये चार्ट बनाया मैंने. और ये चार्ट मैंने बनाया क्या, स्टडी मैट में इन्होंने दिया था तो उसको मैंने अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं आपको समझाऊँ. मॉडिफिकेशन ऑफ लीज की बात करो तो देखो बच्चे, यहाँ पे कंसिडरेशन यदि आपका चेंज हो गया, यदि आपका कंसिडरेशन क्या हो रहा है, चेंज, यानी कि पहले आप 1 लाख रुपया दे रहे थे, अब आपको बोला गया नहीं, आपको 1,20,000 रुपया देना है. यहाँ देखिए, जब भी आपका कंसिडरेशन चेंज होगा तो आपको क्या करना बताओ, रीमेजरमेंट आपको करना ही करना है. यानी कि रीमेजरमेंट का मतलब बताया था मैंने कि मान लो मैंने 10 साल के लिए लीज ले रखा है. इनिशियली मैंने 10 साल के लिए लीज पे लिया है, अभी भी 10 साल के लिए है. 10 साल का जब मैंने लीज लिया था इनिशियली, तब मैंने कहा आपको कि 2 लाख रुपए के रेंट मैं आपको पे करूंगा. 10 साल तक 2 लाख रुपए का रेंट लूंगा. तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ले लोगे. आप प्रेजेंट वैल्यू आप किसका लोगे, 2 लाख का ले लोगे. इसको आप डिस्काउंट कर लोगे IRR पे, बिल्कुल सही चलेगा. बट हुआ ये कि 7वें साल मान के चलो, आपका जो 2 लाख है ना उसको मैंने कर दिया नहीं है, आपको 2,50,000 रुपया देने. अब ये जो चेंजेस हुआ ना, इस चेंजेस से आप क्या समझते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 लाख रुपया आपने देखा था इनिशियली, आपने रिकॉग्नाइज किया तब कहीं इसके चांसेस नहीं थे. आपने 2 लाख पे पूरी लाइबिलिटी 10 साल की बुक कर रखी थी, बट 6 साल होते ही 7वें साल के बिगिनिंग में बोला गया नहीं सो आपको 2.5 लाख रुपया देना है. दैट इज द चेंज इन कंसिडरेशन. और अब जो मेरी लाइबिलिटी बुक होगी 7वें साल के एंड से, यानी 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, यानी 4 साल की जो लाइबिलिटी होगी बिल्कुल वो 2.5 लाख की बुक होगी. तो फिर हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको कि 6ठे साल तक जो अपनी लाइबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे, जो फर्दर 4 साल का जो नई लाइबिलिटी बुक हो रही है वहां से हम उसको कंपेयर करेंगे, और जो हमारा एसेट्स बढ़ेगा या एसेट्स हमारा घटेगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है अपना चेंज इन लीज टर्म. अपना लीज टर्म क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. लीज टर्म चेंज होने के सवाल हमने आपको करवाए भी हैं, यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान है. चेंजेस इन लीज टर्म का मतलब कि मान के चलो शुरू में जो आपने लीज लाइबिलिटी बुक की, वो लीज लाइबिलिटी कितने साल के लिए आपने बुक किया, 7 सालों के लिए. और फिर मैंने आपको कहा नहीं, 5वें साल के एंड में मैंने कहा नहीं, इस पीरियड को ना हम एक्सटेंड करेंगे. मतलब ओरिजिनल जो लीज एग्रीमेंट था वो 7 सालों के लिए, आपको बोला गया है कि आप चाहो तो 3 साल एक्सटेंड कर सकते हो. बट जब तुम लीज लाइबिलिटी इनिशियली रिकॉर्ड कर रहे हो तब तुमको लग रहा है कि जो फर्दर 3 साल का एक्सटेंशन पीरियड है सर, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं दिख रहा. तो तुम जब लाइबिलिटी पहली बार बुक कर रहे हो तो तुम बिल्कुल माइंडसेट कर रखे हो कि साहब हम तो 7 साल के लिए लाइबिलिटी बुक करेंगे, हमें एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है. और फिर तुम 5 साल बिल्कुल यूज किए, 5वें साल में कुछ चेंजेस हुए तुम्हारे इन्वायरमेंट में, तुम्हारे बिजनेस प्रोसेस में कोई चेंजेस आया. अब ये बिजनेस प्रोसेस में जो चेंजेस आए हैं इसका फायदा तुम तभी उठा सकते हो जब तुम लीज पीरियड को एक्सटेंड करो. अब क्या होगा, अब तो तुमको एक्सटेंड करना ही होगा. तो जब तुम एक्सटेंड करोगे तब अपने लीज पीरियड को तुम एक्सटेंड कर रहे हो, तो एक्सटेंड जब भी करोगे, तो हमने कल भी डिस्कस किया था, जब भी हम एक्सटेंशन करेंगे तो वहां फिर से हम क्या करेंगे, रीमेजरमेंट. तो कल वाली जो क्लास थी अपने, वह रीमेजरमेंट के ऊपर ही क्लास थी. आज जो हम फोकस करेंगे दैट इज द पॉइंट कि यदि डिक्रीज हो जाए साहब, मतलब अभी तक क्या था कि हम एक्सटेंड करते थे कि चल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, 10 साल तो यूज करेंगे ही करेंगे, 4 साल का और एक्सटेंशन. अब उल्टा सोचो कि 10 साल का बिल्कुल आंख बंद करके 10 साल के लिए लीज पे ले लिया मैंने, अब 6ठे साल तक ही हम उस लीज वाले एसेट्स को बर्दाश्त कर पा रहे हैं. अब हम बोले नहीं, 6ठे साल तक ही काम करना है, अब 10 साल तक इस एसेट्स को यूज करने से कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो दैट इज डिक्रीज. तो ऐसा करने से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, डी रिकॉग्निशन आपको करनी पड़ेगी, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. और जो डी रिकॉग्निशन करोगे आप, ये स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, ये डी रिकॉग्निशन होगा.
इसका स्पेलिंग होगा डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन हो जाएगा, किसका डी रिकॉग्निशन हो जाएगा? एसेट्स और लायबिलिटीज का डी रिकॉग्निशन हो जाएगा। ये जो लिखा है मैंने, इसको आप सही कर लेना, ये डी रिकॉग्निशन है। डी रिकॉग्निशन आपको करनी है एसेट्स और लायबिलिटी की। ये मैं करवाऊंगा अभी सवाल। जहां भी डिक्रीज हो, चाहे वो स्कोप, कई बार स्कोप में भी चेंज होते हैं। सपोज तुमने 2000 स्क्वायर मीटर के लिए एक लीज पे एसेट्स ले लिया, अब तुम बोलो नहीं हमको 1000 स्क्वायर मीटर ही चाहिए, अपना क्या करो, रेंट कम करो, ये भी डिक्रीज हो गया। तो जहां भी, चाहे वो लीज टर्म में डिक्रीज हो या चेंज इन स्कोप में डिक्रीज हो, वहां आपको क्या करना है बताओ? वहां आपको डी रिकॉग्निशन करनी है एसेट्स और लायबिलिटीज को, और फिर आपको रिफ्लेक्ट करना है कि उस डी रिकॉग्निशन से आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जहां भी डी रिकॉग्निशन होगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, क्योंकि आपका या तो स्कोप पे डिक्रीज हो रहा है या आपके लीज टर्म में डिक्रीज हो रहा है, तो आपको पीएनएल अकाउंट्स पे इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। यदि स्कोप आपका इंक्रीज हो रहा है, मान लो आपका 2000 स्क्वायर फीट का मैंने कोई जगह ले लिया, मैंने कहा साहब 1000 स्क्वायर फीट और चाहिए, तो ये 1000 स्क्वायर फीट यदि उसी बिल्डिंग में उसी एसेट से रिलेटेड है, मुझे चाहिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सेम कॉन्ट्रैक्ट है, इसका फिर से रीमेजरमेंट करेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ नहीं, अलग से मुझे चाहिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको फिर से न्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज बुक करनी पड़ेगी। न्यू एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपको बुक करनी पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, तो आपके लिए फिर इसको रिवाइज करना आसान होगा। सिंपल सी बात है, यदि मेरा किराया बढ़ रहा है और कुछ भी नहीं बढ़ रहा है तो रीमेजरमेंट हो जाएगा। मैंने कहा इसके अलावा लीज टर्म में यदि इंक्रीज हो रहा है तो रीमेजरमेंट ही होगा। स्कोप में भी इंक्रीज हो रहा है सेम कॉन्ट्रैक्ट में, वहां भी रीमेजरमेंट होगा। बट स्कोप यदि आपके डिक्रीज हो रहे हैं या लीज टर्म आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो डिक्रीज होने से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज को डी रिकॉग्नाइज अर्लियर किया जाएगा। जो एसेट्स तुमने 10 साल के लिए लिए थे, 6 साल बाद उसे हटाना है, वापस करना है, तो उसका डी रिकॉग्निशन होगा। और जब भी डी रिकॉग्निशन होगा मेरे दोस्त, एसेट्स को हटाने पे, लायबिलिटी को हटाने पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके अफेक्ट होंगे, वहां पे आपको प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से हम इसको अच्छे से समझेंगे। तब तक आई एक्सपेक्ट कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने ग्रुप में जो भेज रखा है आप लोगों को, अभी जितना थियरी मैंने कहा आप लोगों को, उस थियरी को अब और अच्छे से समझ जाओगे यदि आप सवाल करो। तो आइए सवाल करते हैं हम। सवाल संख्या 34, इलस्ट्रेशन 34। मैंने होमवर्क भी दिया था 34, तो यहाँ पे आ जाओ। 34 करते हैं, पढ़ेंगे सारे बच्चे और टाइम देंगे हम सवाल पे। ये सवाल किसके बेसिस पे ये बोल रहा है? इंक्रीज इन स्कोप बाय एक्सटेंडिंग द लीज टर्म। लीज टर्म को बिल्कुल क्या करना, मुझे एक्सटेंड करना। पढ़िए, लेसी एंटर करता है 10 साल लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस। तो फटाफट आप बनाएंगे एक ऑफिस। ऑफिस का होना जरूरी है। ये आपका ऑफिस बना, ये आपका ऑफिस है, और इस ऑफिस का जो एरिया है, ये ऑफिस का एरिया कितना है? 5000 स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया है। 5000 स्क्वायर मीटर का आपका एरिया है। एन नंबर ऑफ ईयर, यानी आप इसे कितने साल के लिए लीज पे ले रहे हो? तो 10 साल के लिए आप इसको लीज पे ले रहे हो। रेंटल जो आप पे करोगे, रेंटल आपका 1 लाख है। और बिल्कुल सावधान रहो, मैंने आपको कहा भी था कि ये रेंटल जो आप पे करोगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो यहाँ पे अप फ्रंट नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं 1 ईयर इन एरियर। मतलब एक साल जब पूरा बीत जाएगा ना, तब देंगे। इंटरेस्ट रेट जो दिया हुआ है वो नहीं दिया हुआ है, तो जब आईआरआर नहीं दिया होता है तो हम सवाल को छोड़ देते हैं, हम घर आ जाते हैं। नहीं, हम सवाल को पढ़ते हैं और आईबीआर ढूंढते हैं।
इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट, तो इंक्रीमेंट